नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नितेश कुमावत, हेड ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा डिपार्टमेंट, मनसा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस, जयपुर, राजस्थान। विद्यार्थियों, आप हमारे इंस्टीट्यूट से 2.5 वर्षीय DNYS कोर्स का अध्ययन कर रहे हैं, जो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा बोर्ड NIOS से प्रायोजित है। यह कोर्स राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। विद्यार्थियों, आपके प्रथम वर्ष DNYS कोर्स के अंदर 6 पेपर हैं, जिसमें से 3 प्रैक्टिकल और 3 थियोरेटिकल होंगे। तो इन पेपर का जो है बहुत सारे प्रिंटेड बुक्स जो है आपको इंस्टीट्यूट द्वारा भेजी जा चुकी होगी, जो भारत सरकार द्वारा प्रिंटेड है। उनका आप निरंतर अध्ययन करते रहें और साथ ही साथ में आपकी सुनिश्चित सफलता के लिए इंस्टीट्यूट ने सभी सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं, जिनको इन वीडियो के माध्यम से हम आपको पढ़ा रहे हैं। पिछले कुछ वीडियोज़ के अंदर हमने 811 जो सब्जेक्ट कोड है योग का आधारभूत ज्ञान, उसकी पूरी वीडियोस जो सीरीज़ है वो यूट्यूब पर हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, तो आप जाके उनको देख सकते हैं। और ये जो अभी हम पढ़ा रहे हैं वो 812 है। 812 सब्जेक्ट कोड में अब तक लगभग 8 चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं, ये 9वां चैप्टर होगा। तो 8 चैप्टर के वीडियोज़ आपको यूट्यूब पर हमारे प्लेलिस्ट में हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। अगला जो चैप्टर है 9वां चैप्टर, जो 9वां चैप्टर है इसका टाइटल है वायु तत्व चिकित्सा। प्राकृतिक चिकित्सा पंच तत्वों की चिकित्सा है। उसमें से जो 8वां चैप्टर था उसमें आकाश चिकित्सा के बारे में बताया। अब 9वें चैप्टर के अंदर हम वायु चिकित्सा के बारे में बताएंगे। तो वायु तत्व जो है उसकी अवधारणा क्या है, उसका महत्व क्या है, इसके बारे में देखेंगे। प्राकृतिक चिकित्सा प्राणी मात्र के लिए स्वभावत होने वाली रोग उपचार की विधि है। एक प्राकृतिक चिकित्सा स्वयं भी प्राकृतिक रूप से होने वाली चिकित्सा है। ये हमारे जीवन के अंदर हमसे स्वाभाविक रूप से जुड़ी हुई है। ये सिर्फ रोगों का निराकरण नहीं करती, बल्कि स्वस्थ जीवन जीने की कला भी इसको माना जाता है कि जीवन को स्वस्थ तरीके से कैसे जिया जाए, ये भी प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर समाहित है। वायु तत्व पंच महाभूतों में द्वितीय तत्व है, क्योंकि आकाश तत्व के बाद में द्वितीय तत्व वायु होता है, क्योंकि आकाश तत्व से वायु तत्व की उत्पत्ति होती है। तो ये तत्व जो है वो परम आवश्यक तत्व है। इसके बिना हमारा इस पृथ्वी पर जीना शायद मुश्किल है या फिर संभव ही नहीं है। तो आहार, जल और वायु जीवन के प्रमुख आधार हैं, जिसमें शरीर की संपूर्ण जीवन क्रियाओं के निर्वहन के लिए वायु का होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए आयुर्वेद के प्रणेता, जो आयुर्वेद में बहुत अच्छे शास्त्रों की रचना करके गए हैं, ऋषि चरक जी ने कहा है कि वायु 5 प्रकार की होती है। वैसे आयुर्वेद में बहुत सारे ऋषियों ने और बहुत सारे ग्रंथकारों ने वायु को 5 प्रकार का बताया गया है, जिसमें से प्राण वायु, अपान वायु, उदान वायु, व्यान वायु और समान वायु, ये 5 प्रकार की वायु का विवरण दिया गया है। तो प्राण वायु जो है वो हृदय क्षेत्र में रहती है। अपान वायु गुदा क्षेत्र में होता है और अपनी बड़ी आंत के अंदर रहता है उसका क्षेत्र। समान वायु आपके नाभि क्षेत्र के अंदर रहती है। उदान वायु आपके कंठ क्षेत्र के अंदर रहती है और व्यान वायु जो है वो आपके पूरे शरीर में फैली हुई रहती है। तो ये सभी वायु जो है वो अपने अपने जो कर्म हैं उनको निर्वाहित करती है। तो सभी के अपने अपने कर्म हैं। दिशा भेद से भी वायु के 4 प्रकार हैं। जैसे 4 दिशाएं प्रमुख रूप से मानी जाती है, तो उन 4 दिशाओं के तरफ से जो बहने वाली हवा है वो जिस तरफ से बह रही हैं उन्हीं के आधार पे उनके नाम रखे गए हैं। जैसे पूर्वी दिशा से निकलने वाली जो हवा है, जहाँ से पूर्वी दिशा से बहने वाली हवा को पूर्वी वायु, पश्चिम वाली वायु को पश्चिमी वायु, उत्तर वाली उत्तरी वायु और दक्षिण वाली दक्षिणी वायु। तो ये 4 प्रकार की वायु को विवरित किया गया है। तो वायु के सामान्य कार्य क्या क्या है, कि ऐसे वायु क्या क्या प्रमुख रूप से करती है। सबसे पहले क्या करती है, वो चेष्टाएं जो है हमारे शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं उन सभी चेष्टाओं का प्रणेता वही है, नियंता वही है और प्रवर्तक भी वही है। वायु के द्वारा ही किसी बॉडी के अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही है वो शुरुआत भी उससे होती है, ख़त्म भी वहीं से होती है और मूविंग भी उसकी वहीं से चालू रहती है। अगला जो बात है इसमें है ग्रहणकर्ता। सभी इंद्रियों के विषय को ग्रहण करने के लिए वायु का होना आवश्यक है। अगर वायु ना हो तो आप किसी भी विषय को समझ ही नहीं पाएंगे। विषय का अर्थ है कि जैसे आँख का काम है देखना, तो अगर वायु ना हो तो देखने के लिए आपकी आँख तो होगी, पर आपके बीच में जो ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाने के लिए जो एक एनर्जी लगती है वायु के द्वारा ही संभव हो पाती है, वो नहीं होने से आप उस चीज़ को समझ भी नहीं पाओगे।
इसी प्रकार मूल तत्व जो है वह शब्द और स्पर्श के ग्राहक कान होते हैं और त्वचा होती है। अगर वायु ना हो तो इनके भी कार्य इनसे पूर्ण रूप से नहीं होंगे, क्योंकि वायु होने के अर्थ है ये है कि वायु के अंदर ही हमारी जो साउंड की फ्रीक्वेंसी है, जो शब्द की तरंग है, वो मूव करती हुई हमारे कानों तक जाती है और कानों से ही वायु की वाइब्रेशंस के रूप में ब्रेन तक हमारी चीज़ जाती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि कौन सी साउंड को हमने सुना है। ठीक इसी प्रकार से त्वचा के ऊपर स्पर्श जो है वो भी वायु का ही प्रारूप है, वो भी मूल तत्व उसका वायु ही है। अगर वायु ना हो तो हम स्पर्श का भी महसूस नहीं कर सकते। वायु जो है वह हर्ष और उत्साह की जनक है, अग्नि की प्रेरक है, दोषों का शोषण करके शरीर से मलों का निष्कासन करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती है। फिर गर्भ को आकृति प्रदान करने का कार्य करती हैं और वाणी की प्रवर्तक है। आपका जो शब्द निकल रहा है अपने कंठ से, वो भी वायु के प्रताप से ही निकल पा रहा है। तो वायु की चिकित्सा के रूप में किस किस प्रकार से वायु की कमी को हम पूर्ण कर सकते हैं, वायु के लाभ उठा सकते हैं। तो सबसे पहला जो प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर एक चीज़ आती है वह है पवन स्नान। पवन शब्द जो है वायु का पर्यायवाची है, वायु को ही बोलते हैं। वायु स्नान कहो या पवन स्नान कहो, तो इसका अर्थ क्या है कि जो सुबह सुबह हम टहलते हैं खुली हवा में, कम से कम वस्त्रों के साथ में शरीर पर सीधी वायु का झोंका लगने देना और उसे आत्मसात करते हुए महसूस करना वायु स्नान के अंतर्गत आता है। तो वायु का सेवन करना ही पवन स्नान कहलाता है। खुले स्थान में वायु के संपर्क में आकर आनंद का अनुभव करना वायु स्नान या पवन स्नान कहलाता है। ये क्या करता है, वायु हमारे त्वचा के असंख्य रोम जो है उसके ऊपर स्पर्श होकर उनकी श्वसन गति जो है, उनकी जो त्वचा के जो छिद्र है, रोम छिद्र हैं, उनसे एक श्वसन क्रिया जैसा एक एक्टिविटी होता है, जिससे सारे बॉडी के रोमकूप जो है वो स्वस्थ होने लगते हैं और वहाँ से गंदगियाँ बाहर निकलकर शरीर को साफ होने में मदद मिलती है। तो पवन स्नान का काल कौन सा है? पवन स्नान पूरे साल किया जा सकता है वैसे, पर हर एक मौसम में उसके अनुसार करना है। तो पवन स्नान जैसे सर्दियों का मौसम है तो कम वस्त्र नहीं, नॉर्मल जो आपको गर्मी में प्रदान कर सके वैसे वस्त्र पहनने हैं, किंतु टहलना है। खुली हवा में टहलने से आपके अंदर एनर्जी का प्रभाव भी बढ़ता है और पवन स्नान का लाभ भी मिलता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में टहलना सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो पवन स्नान के लिए दिशाओं का महत्व क्या है, जो मैंने आपको पहले बताया था कि 4 दिशाओं से बहने वाली जो हवा है सभी को उन दिशाओं के नाम से जाना जाता है। तो पूर्वी दिशा जो होता है उसका स्वभाव होता है भारी होती है, गर्म होती है, वात दोष बढ़ाने वाली होती है। और वैसे दक्षिण दिशा जो होती है वो हल्की होती है, बल को बढ़ाने वाली होती है और आँखों के लिए बहुत ही हितकर होती है। तीसरी जो है पश्चिम दिशा की जो वायु है वह तेज होती है, सुखाने वाली होती है और बल का नाश करती है। और उत्तर दिशा की जो वायु है वो भी शीतल तो होती है, कफ को बढ़ाने वाली होती है, किंतु मधुर होती है। तो इस प्रकार चारों दिशाओं से बहने वाली जो वायु है सभी अपना अपना एक महत्व रखती हैं। तो उनके भी अपने अपने प्रताप है। आपके शरीर के अंदर के चीज़ों को शोधित करने के लिए भी उनका एक प्रक्रिया चलती रहती है। अब वायु स्नान के लाभ क्या क्या हैं उसके बारे में जानेंगे। पवन स्नान करने वाले का जीवन नियमित ऊर्जा व हर्ष से भरा रहता है। उसकी जठरांगनी जो है, भोजन को भूख लगने की जो प्रक्रिया है वो संतुलित रहती है। त्वचा कांतिमय और स्वस्थ होती है। नेत्र ज्योति बढ़ती है, नेत्रों के रोगों का शमन होता है। स्वास्थ्य से संबंधित रोगों से मुक्ति मिलती है। सकारात्मक अनुभव होता है और निराशा व हताशा से मुक्ति मिलती है। इसलिए कभी भी निराश और हताश महसूस करो, मायूस महसूस करो तो खुली हवा में टहलने निकल जाओ। ऑटोमेटिक आपको थोड़े समय के बाद में आपका मन शांत हो जाएगा और उन समस्याओं जिनमें आप घर में बैठे हुए, कमरे में बैठे हुए परेशान हो रहे थे, उन समस्याओं का समाधान अनायास ही आपको बाहर जाके मिल जाएगा। अगली जो क्रिया है वह है वायु सेवन। तो बिना वायु हम जीवित रह नहीं सकते हैं। तो वायु का सेवन करना अर्थात श्वास लेना है। तो श्वास लेने की प्रक्रिया ऐसे स्वाभाविक रूप से हम करते ही हैं, किंतु उसको और बेहतर तरीके से उसको स्वास्थ्य लाभ के रूप में उपयोग करना है। तो योग क्रिया के अंदर जो हमने योग वाले चैप्टर में पढ़ाए थे उसमें प्राणायाम की एक प्रक्रिया आई थी। तो प्राणायाम की प्रक्रिया जो है वह वायु सेवन के अंतर्गत आती है। लंबी गहरी श्वास, डीप ब्रीथिंग कहते हैं उसे। तो जब श्वास भरते हैं शरीर के अंदर उसे पूरक कहते हैं, जब रोकते हैं उसे कुंभक कहते हैं, जब श्वास बाहर निकालते हैं उसे रेचक कहते हैं। तो इसका जो रेशियो रहता है वह 1-4-2 का रहता है। जैसे कि आपने 1 गिनते हुए श्वास लिया, उसका 4 गुना समय तक अंदर रोकना है और दुगने समय धीमा श्वास बाहर छोड़ना है। ये प्राणायाम की एक प्रक्रिया है जो आपके स्वास्थ्य लाभ देने में मदद करती है। प्राणायाम के बहुत सारे भागों का हम वर्णन पहले कर चुके हैं।
फिर वायु की उचित प्राप्ति आवश्यक है। निवास स्थान पे भी हमको वायु का ध्यान रखना है। आप जहाँ पे भी रहते हैं आसपास में वायु के वेंटिलेशन के लिए क्रॉस वायु वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वायु का प्रवाह निरंतर हो जाए, क्योंकि वायु हमेशा एक छोर से दूसरी ओर बहती है। अगर दूसरा छोर बंद है तो आपके एक छोर से भी वायु आने की संभावनाएँ कम हो जाती हैं। इसलिए दोनों तरफ उसके आने के लिए और जाने के लिए रास्ता बना रहेगा तो वायु का प्रवाह सदैव स्वस्थ बना रहेगा। फिर वायु चिकित्सा के अंदर ही एक चिकित्सा आती है, व्यायाम चिकित्सा कहते हैं। व्यायाम जो क्रिया है वो हमारे जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये अभिष्ट कर्म है, हमारे शरीर का स्थिरता बल वृद्धि करता है, थकावट उत्पन्न करने वाले कर्म व्यायाम कहलाते हैं। तो शरीर को कांतिवर्धक, बलवर्धक, पुष्टिवर्धक बनाना, मांसपेशियों व संधियों की मजबूती, शरीर में लघुता और जठराग्नि को प्रदीप्त करने का कार्य व्यायाम करते हैं। तो व्यायाम के लाभ क्या क्या होते हैं? नियमित रूप से व्यायाम करने से व्यायाम आयुवर्धक होता है, आपके जीवन को बढ़ाता है, अंग प्रत्यंग को सुडौल बनाता है, आरोग्य आती, आपको आरोग्यता महसूस होती है, आपको निरोगता महसूस होती है। फिर आपके वजन का जो संतुलन है वो बनता है। आपका ज़्यादा वजन है तो वो ऑटोमेटिक नियंत्रित होकर कम हो जाता है। फिर व्यायाम से विषैले तत्व पसीने के रूप से शरीर से बाहर निकलते हैं और दूसरे अंग के अंदर भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया तरीके से पंप होने के कारण सारे अंग जो है वो व्यवस्थित ढंग से काम करते हैं। मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं, संधियाँ जो है उनकी मोबिलिटी बढ़ती है, फिर शरीर पुष्ट होता है और कांति बढ़ती है। तो अब व्यायाम कौन कौन से प्रकार के हैं? व्यायाम बहुत सारे प्रकार के हैं, पर हमारे भारत सभ्यता के अंदर बहुत सारे ऐसे खेल हैं जिसके अंदर स्वाभाविक रूप से व्यायाम हो जाता है, जैसे कुश्ती हो गई, कबड्डी हो गई, दंड बैठक हो गए, आसन हो गए, फिर तैरना हो गया, टहलना हो गया, साइकिल चलाना हो गया, मैदान में खेलना हो गया, नृत्य करना हो गया अर्थात नाचना, दौड़ लगाना हो गया, घुड़सवारी, ये सब कुछ वायु सेवन के साथ में व्यायाम का भी एक हिस्सा है। तो व्यायाम के हिस्से में जैसे वायु चिकित्सा है, उसके हिस्से में प्रमुख रूप से कौन कौन सी चीज़ें आई वो हमने पढ़ ली। इसके अलावा टहलना जो है वो सर्वोत्तम व्यायाम कह सकते हो या उसको वायु चिकित्सा का एक भाग कह सकते हो। इससे फ़ायदा क्या होता है? इसे परिभ्रमण भी कहते हैं। ये हर उम्र का व्यक्ति कर सकता है और इसमें ज़्यादा ऊर्जा का व्यय नहीं होता है, किंतु आपके स्वास्थ्य लाभ की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। फिर दूसरी क्रिया जो है तैरने की क्रिया। तैरने की क्रिया पानी में होती है और ये भी शरीर के लिए बहुत ही बढ़िया व्यायाम है। इससे भी हृदय की धड़कन बढ़ती है और हार्ट से पूरे ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो प्रॉपर हो जाता है शरीर के अंदर। तैरने से होने वाले लाभ। तैरने की क्रिया पूर्ण व्यायाम है। इस क्रिया से ऑक्सीकरण की जो क्रिया है, हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो एक संतुलित रूप में प्राप्त होती है। शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं को ऑक्सीजन मिलती है, हृदय की मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं, हृदय की गति की दर जो है वो संतुलित होने लगती है, मांसपेशियाँ मजबूत व निश्चली होने लगती हैं और चर्बी जो होती है हमारे शरीर की वो घटकर संतुलित हो रही है, मोटापा कम होता है। तो इसी प्रकार से जैसे तैरने की क्रिया की, उसी प्रकार से साइकिल चलाने की भी एक क्रिया है। साइकिल चलाना भी वायु सेवन के रूप में काम करता है, व्यायाम में भी आता है। ये शरीर को मजबूत करता है, सुदृढ़ करता है, रक्त वाहिनियों को और हृदय को क्रियाशील बनाता है और फेफड़ों के लिए एक अच्छा व्यायाम है। कंकाल मजबूत होता है, चिंता, क्रोध, शोक, अवसाद से मुक्ति मिलती है, शारीरिक व मानसिक तनाव कम होकर अच्छी नींद आती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वायु सेवन के बहुत सारे लाभ हैं। वायु के अंदर व्यायाम क्रिया जो है उसके बहुत सारे लाभ हैं। अब व्यायाम के नियम और लक्षण क्या है? मनुष्य को अपनी आयु, बल, प्रकृति, देश, काल एवं रोग का विचार करके व्यायाम का चयन करना चाहिए। अगर आप उसमें सक्षम नहीं है तो किसी विशेषज्ञ की निगरानी में कुछ दिन सीखें, उसके पश्चात हमको करना चाहिए। व्यायाम अपनी शक्ति की आधी शक्ति तक ही करना है। जितने आपका सामर्थ्य है उसकी आधी शक्ति तक ही व्यायाम करना है, तभी आपको स्वास्थ्यकारी लाभ मिलेंगे। वरना आजकल हम जो जिम में जा रहे हैं हमारी क्षमता से कई गुना अधिक कर रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे आजकल बहुत सारे लोग हैं ना, व्यायाम करते हुए या डांस करते हुए या जिम करते हुए अचानक से ही कोलैप्स हो जाते हैं और हार्ट अटैक या हार्ट की समस्या से मृत्यु हो जाती है उनकी। कम से कम उम्र वाले लोग भी इसमें शामिल हैं। तो ये ध्यान रखना है कि हमेशा व्यायाम जो है हमारी सामर्थ्यता से आधी ताकत लगाकर ही करना है, आधी क्षमता तक ही करना है। अगला, शरीर से पसीना, हृदय गति, श्वास गति में वृद्धि, अंग प्रत्यंग में हल्केपन का अनुभव सम्यक व्यायाम का प्रमुख लक्षण होता है। इसके बाद में भी हमारे शरीर के अंदर की जो कोशिकाओं को और सुदृढ़ और स्वस्थ करने के लिए मालिश और मर्दन क्रिया भी आती है।
मालिश क्रिया जो है उसे अभ्यंग कहते हैं। पंचकर्म के अंदर ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। ये पुष्टिकरण होता है, ये आंतरिक पुष्टिकरण जो होता है हमारे शरीर के लिए आहार से मिलता है, वैसे बाह्य पुष्टिकरण मर्दन और मालिश क्रिया से प्राप्त होता है। मालिश किन किन चीज़ों से कर सकते हैं? तो जो चीज़ें हैं वह है स्निग्ध है, कोई भी चीज़ जो ऑयली चीज़ हो, घी हो, तेल हो, और पानी द्वारा की जा सकती है। फिर जो ड्राई मसाज जो होती है वो होती है सूखे चूर्ण से या उपटन से। फिर मालिश करने के तरीके के भेद 5 प्रकार के प्रमुख उसमें तरीके होते हैं, जिसमें से रगड़ना, गूंथना, मुक्की मारना, थपथपाना और कंपन है। तो मालिश अथवा मर्दन के लाभ क्या क्या है? प्राकृतिक मर्दन द्वारा शरीर सुडौल और सुंदर बनता है। मांसपेशियाँ लचीलेपन होती है, बल की वृद्धि होती है, आपके जो जॉइंट्स है, जो संधियाँ हैं, उनमें मोबिलिटी बढ़ती है। शरीर की रुक्षता कम होकर वात दोष कम होता है। वात दोष बढ़ जाने से शरीर में दर्द का, शरीर में पीड़ा का अनुभव होता है तो वो घट जाता है। कार्य करने के लिए उत्साह प्राप्त होता है। वेदना व सूजन दूर होती है। ब्लड सर्कुलेशन संतुलित होने लगता है। और विषैले द्रव्य जो है हमारे शरीर के अंदर, जो अविजातीय तत्व जो है वो सारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार छात्रों, ये था हमारा 9वां चैप्टर वायु चिकित्सा। तो ये आज पूर्ण होता है और आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। कोशिश कीजिएगा उसको एक बार और देखकर समझिएगा। अगला जो चैप्टर होगा वो 10वां चैप्टर होगा, जिसमें हमारा जो अगला तत्व है अग्नि तत्व, उसके बारे में बात की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।